नमस्कार साथियों। यूपीपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम दिसंबर मंथ 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। 2024 दिसंबर मंथ से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान आईजीबीसी प्रमाणन वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बनने के लिए तैयार है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? साथियों, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान के बारे में प्रश्न पूछा गया है और यह भारत का पहला चिड़ियाघर बनने वाला है जिसे आईजीबीसी सर्टिफिकेट प्राप्त होने वाला है। तो यह चिड़ियाघर हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है, तो वहां पे ये लोकेटेड देखने को मिलता है। अब यहां पे हम बात करें कि यह दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान के बारे में, तो ये पहला चिड़ियाघर बनने वाला है जिसको आईजीबीसी प्रमाणन मिलने वाला है। यह प्रमाणन क्यों मिलता है? तो यह प्रमाणन चिड़ियाघर की टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे, पर्यावरण अनुकूल यानी कि वहां पे ऐसे तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और संरक्षण, जैसे वन जीव संरक्षण है तो वन जीवों के संरक्षण के लिए बेहतर प्रयास कर रहा है, और इसी वजह से इसे यह सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान यह हिमाचल प्रदेश का प्राणी उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइजीरिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को सिलोफर पंचामृत कलश भेंट किया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक शिल्प है? जनरली देखने को मिलता है कि जब भी देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं तो उन्हें भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ वस्तु उपहार स्वरूप देते हैं, या भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने का भी एक प्रयास जैसा है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नाइजीरिया की यात्रा पर थे और उन्होंने यात्रा के दौरान नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से उनकी मुलाकात हुई और उनको वो सिलोफर पंचामृत कलश दिया। अब ये कलश कहाँ का है? तो ये कलश की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। अब ये कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूं। ये कुछ इस प्रकार का कलश दिखता है, ये डिजाइनिंग है। तो ये सिलोफर पंचामृत कलश के नाम से जानते हैं और ये नाइजीरियन राष्ट्रपति को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। यह कलश उच्च गुणवत्ता वाली चांदी से बना है जिसे कुशलता और सटीकता के साथ आकार दिया जाता है। तो चांदी से बनता है ये, जिसका नाम है कलश। कौन सा कलश है? सिलोफर पंचामृत कलश। ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर का इलाका है वहां की एक पारंपरिक शिल्प कला है, एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के तौर पर यह जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है दारंगा इमिग्रेशन चेकपोस्ट के बारे में। हाल ही में दारंगा इमिग्रेशन चेकपोस्ट न्यूज में रहा। यह भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक एकीकृत चेकपोस्ट है? इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट। अब देखो ये चेकपोस्ट करता क्या है? खास करके वैसे देश जिनके साथ भारत की लैंड बाउंड्री लगती है। अब भारत के जो कई पड़ोसी हैं जो स्थल सीमा साझा करते हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मिजोरम, ये सभी देश जो हैं भारत के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। तो हाल ही में एक देखने को मिला कि दारंगा इमिग्रेशन चेक क्या होता है कि अब दो देश है, अब इन दोनों देशों के बीच में यहाँ पे एक चेक पोस्ट बना देगा बाउंड्री पे। तो अगर व्यक्ति को यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, वस्तु और सेवा, वस्तु और जो कहते हैं ना कि व्यक्ति का आना जाना करना है, तो यहाँ से सुविधाजनक हो जाता है। तो अभी दारंगा इमिग्रेशन पोस्ट चर्चा में रहा था। ये भूटान के साथ देखने को मिलता है। तो आप देखिए, भारत भूटान के लोगों के बीच संबंधों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए इससे होगा क्या कि एक दूसरे देश के बीच लोगों का आवागमन और वस्तुओं का आवागमन सुविधाजनक हो जाएगा।
ऐसा करने से। तो ये 7 नवंबर 2024 को ही इसका उद्घाटन किया गया था। और ये क्या देता है, ये जो अभी नया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, ये तीसरे देश के नागरिकों को भूमि मार्ग से प्रवेश और निकास की अनुमति देता है। तो होगा क्या कि भारत और भूटान के बीच क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग में वृद्धि होगी। भूटान के साथ हमारा एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है। हालांकि 1950 के फ्रेंडशिप ट्रीटी को 2007 में अमेंड किया गया और भारत ने भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। तो ये एक न्यूज में मामला रहा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के अंबाला में विनबैक्स 2024 नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। यह भारत और किस देश के बीच आयोजित एक अभ्यास है? विनबैक्स। अब इसको कैसे याद रखोगे? BIN, तो आप VI से भीपुर वियतनाम याद कर सकते हो। तो यह भारत और वियतनाम के बीच आयोजित होने वाला एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के तौर पर यह विनबैक्स देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो कि अभी इसका 5वां संस्करण अंबाला हरियाणा में आयोजित किया गया। और जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं दो देशों के बीच, जिसका उद्देश्य होता है कि दोनों देशों के सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी, अंतर संपर्क को बढ़ावा देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के बारे में। शेंजन एग्रीमेंट क्या होता है? एक वीजा चर्चा में रहता है, शेंजन वीजा। अब शेंजन वीजा अगर आप लेते हो तो किसी एक देश का वीजा लोगे, लेकिन उस पूरे शेंजन क्षेत्र में आप बिना वीजा और पासपोर्ट के आना जाना कर सकते हो, केवल एक देश की वीजा पर। तो ये यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत कई सारे देश शामिल हैं। परंतु एक बात याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन के सभी देश शेंजन वीजा के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। अभी हाल ही में न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि यूरोपीय संघ के शेंजन क्षेत्र में बुल्गारिया और रोमानिया की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो गई है। अब अगर आप शेंजन वीजा लेते हो तो बुल्गारिया और रोमानिया के क्षेत्र में भी प्रवेश कर पाओगे। तो पूछा गया है कि शेंजन के बारे में आप निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें। पहला, इसे 1985 में एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। यह बिल्कुल ठीक है। ये उन्हीं यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच जो ये तय किए थे कि हाँ हम इसको अंतर्गत अलाउ करते हैं, कि एग्रीमेंट है, तो 1985 में शुरू किया गया था। दूसरा है, आइसलैंड इसके सदस्य देशों में से एक है। बिल्कुल ये भी ठीक है, आइसलैंड इसके सदस्य देशों में से एक है। और आइसलैंड की जो राजधानी है वो रिक्याविक है। रिक्याविक की अगर बात किया जाए तो सबसे उत्तर में स्थित राजधानी रिक्याविक ही जानी जाती है। तो आप यहां देख सकते हो कि 12 दिसंबर 2024, 12 ऑफ दिसंबर 2024 को यूरोपीय संघ ने शेंगेन क्षेत्र में बुल्गारिया और रोमानिया की पूर्ण सदस्यता को मंजूरी दे दिया है। अब इससे होगा क्या? तो बुल्गारिया और रोमानिया ने शेंगेन क्षेत्र का जो समझौता है उसके अंतर्गत के कई प्रावधानों को लागू किया है। तो जान लेते हैं कि यह शेंगेन क्षेत्र क्या है। पहली बात तो याद रखना कि शेंजन दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त यात्रा क्षेत्र है। मुफ्त यात्रा क्षेत्र क्यों कहते हैं? देखो, इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी एक अंतर सरकारी समझौता के तौर पर केवल 5 देशों के साथ, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन 5 देशों के बीच एक समझौता किया गया और समझौते के अंतर्गत यह तय हुआ कि अगर कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति किसी भी एक देश का वीजा लेता है तो बाकी देशों में ट्रैवल करने के लिए उसे अलग से वीजा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप वो उसी वीजा पर बाकी सभी देशों की भी यात्रा कर सकता है जो इस समझौता में जो भी देश शामिल है। अभी इसके अंतर्गत 29 देश शामिल हैं। एक तो यूरोपीय संघ के 27 देशों में से 25 देश शामिल हैं और इसके अलावा आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड ये देश भी शामिल है। तो आप देख सकते हो कि आइसलैंड भी शेंजन वीजा के अंतर्गत शामिल होता है। लिechtenstein तो शामिल है ही,
नॉर्वे भी शामिल है जिसे मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, और स्विट्जरलैंड भी शामिल है। तो अभी वर्तमान में 29 देश इसके अंतर्गत है। और एक बात याद रखना, इस प्रकार से स्टेटमेंट दे करके आपको उलझाने की कोशिश की जाती है कि इसमें यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देश शामिल हैं। नहीं, यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्री है, जिसमें से केवल 25 कंट्री ही देखने को मिलता है जो इसमें शामिल है, केवल 25 कंट्री। हाल ही में भारत में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक लॉन्च की गई है। इसका नाम क्या रखा गया है? एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध। देखो, ये एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध क्या होता है कि बहुत सारा क्या होता है ना कि माइक्रोब्स के प्रति आपके बॉडी में जनरेट डेवलप हो जाता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक एंटीबायोटिक डेवलप किया गया जो क्या करेगा, आपको कोई भी एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने में मदद करेगा। बैक्टीरियल मतलब जीवाणु, तो जीवाणु के विरुद्ध अगर कोई प्रतिरोध पैदा होता है तो उससे निपटने में क्या करेगा, मदद करेगा, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से। तो अभी हाल ही में एक न्यूज रहा, हालांकि देखो ये तो नेफिथ्रोमाइसिन है, लेकिन बाजार में इस नाम से इस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया गया। बाजार में इसको लॉन्च किया गया है मिकनाप के नाम से। किसके नाम से? मिकनाप के नाम से बाजार में लॉन्च किया गया। तो ये किसका प्रोजेक्ट था? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने प्रतिरोधी संक्रमण के लिए नेफिथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा को लॉन्च किया है, और यह बाजार में मिकनाप के नाम से उपलब्ध होगा। और यह देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है, जिसका उद्देश्य किसको किया जाएगा? तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से निपटने के लिए किया जाएगा। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ये एंटीबायोटिक दवा बनाया गया है। बहुत बार आप देखोगे ना कि हमारे बॉडी में एक ड्रग रेसिस्टेंस भी डेवलप होता है। जैसे मान लो कि कोई किसी को एक बीमारी हुई जो बैक्टीरियल डिजीज है। अब हर दवाई का एक अपना कोर्स होता है कि 5 दिन खाना या 3 दिन खाना है, कितने डोजेज उसके लेने हैं। अब व्यक्ति उतने डोजेज लेता नहीं है, तो बॉडी में क्या करता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेगा। अब उस पर जो एंटीबायोटिक है वो बेअसर हो जाता है। तो अब ऐसी चीजें अगर होती है तो उसके लिए एक डेवलप किया है अभी नेफिथ्रोमाइसिन, मिकनाप के नाम से बाजार में उपलब्ध कराया गया है, और ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से इलाज करने के लिए बनाया गया है। यह भारत का पहला है और यह स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया है। अगला न्यूज है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक योजना लॉन्च किया, आयुष्मान वयम वंदना कार्ड। अब यह आयुष्मान वयम वंदना कार्ड क्या है, ये किसके अंतर्गत है? तो एक योजना तो आपने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा था। अब कुछ इसी प्रकार से आप देखो कि इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है, यह जो आयुष्मान वयम वंदना कार्ड लॉन्च किया गया है, इस कार्ड के अंतर्गत आप देखोगे तो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया, और इसमें 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज शामिल है। एक साल में 5 लाख तक का फ्री हेल्थ कवरेज आपको मिलता है। तो ये दोनों चीजें यहां पे देखने को मिलेंगी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आयुष्मान वयम वंदना कार्ड योजना। अब एक बात यहां याद रख सकते हो कि ये प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। ऑल सीनियर सिटीजन, जितने भी सीनियर सिटीजन है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करता है, ऑल सीनियर सिटीजन 70 इयर्स या उसके एवब होना चाहिए। आयुष्मान वयम वंदना कार्ड अंडर कौन सा मिशन लॉन्च किया था? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि पीएम JAY योजना है। तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है, और वही में सभी सीनियर सिटीजन को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया है। तो ये उसी योजना के अंतर्गत इसके शुरू किया गया है, एक स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में। अब इससे होगा क्या? तो किसको बेनिफिट मिलेगा? तो 70 साल या उससे अधिक आयु के सभी लोग, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति या आय कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनका इनकम स्टेटस क्या हो
या तो उनकी जाति पृष्ठभूमि क्या हो, धार्मिक पृष्ठभूमि क्या, उसे कोई लेना देना नहीं है। सभी 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति, और सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज यहां पे मिलने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा अंतरराज्यीय परिषद के बारे में, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि इंटर स्टेट काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 263 के अंतर्गत भारत के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। इसका गठन कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता, लेकिन अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर पहली बार 1990 में इसका गठन किया गया था, लेकिन आप विकल्प को पढ़िए तो विकल्प कह रहा है कि इट वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 2000, नहीं, 2000 में पहली बार इसको स्थापित नहीं किया गया था। इसको पहली बार कब स्थापित किया गया था? इसको पहली बार गठन किया गया था 1990 में। सरकारिया आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया गया था, और उसमें देश के प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, उनके द्वारा उनकी सरकार में बात हुई थी। कह रहा है यह एक गैर सांविधिक निकाय है, नहीं, यह गैर संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि आपको याद रखना यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 263 के अंतर्गत इसकी बात किया गया है, 263 के अंतर्गत बात किया गया, तो यह एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? यह एक संवैधानिक संस्था है। यह भी आपको यहां पे बात पता होना चाहिए। तो पूछा है कि सही कथन को पता लगाओ, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अंतरराज्यीय परिषद के बारे में अगला प्रश्न है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स से जुड़ा हुआ एक खबर सामने आया और क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाल ही में तुर्की को ब्रिक्स द्वारा भागीदार देश का दर्जा देने की पेशकश किया गया था। पार्टनर कंट्री का स्टेटस देने की पेशकश किया गया था तुर्की को। तो पूछा जा रहा है कि ब्रिक्स का पहला आधिकारिक सम्मेलन 2009 में लॉन्च किया गया था। क्या यह सही स्टेटमेंट है? साथियों, मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले जो ब्रिक्स शब्द की परिकल्पना किया था वो 2001 में किया गया था। कब? 2001 में किया गया था। जिम ओ सैमसन एक व्यक्ति थे, जिम ओ नील करके एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा इसकी परिकल्पना किया गया था। उसके बाद 2006 में यह औपचारिक रूप से आया, लेकिन उसमें केवल ब्रिक था। ब्रिक मतलब बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना, यह ब्रिक था। लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो यह बन गया ब्रिक्स। पहली जो बैठक हुई थी वो 2009 में हुई थी, रूस के एकातिर्ण वर्ग में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि श्रीलंका 2024 में इस समूह में शामिल होगा, यह गलत है। श्रीलंका 2024 में इसमें शामिल नहीं हुआ, तो पहला स्टेटमेंट ही केवल सही है, दूसरा स्टेटमेंट श्रीलंका के बारे में गलत है। आप यहां देख सकते हो कि अभी ब्रिक्स के द्वारा एक भागीदार देश का दर्जा देने की पेशकश किया गया। 16वां ब्रिक्स मीटिंग जो रूस के कजान शहर में हुआ, भारत ने भी भाग लिया था, क्योंकि भारत के ओर से प्रधानमंत्री तो कजान समिट की बात करता है, कजान घोषणा के बारे में। इसमें आमंत्रित भागीदार देश कौन है? तो ब्रिक्स द्वारा भागीदार राज्यों की श्रेणी में 13 देशों को आमंत्रित किया गया, जिसमें एक तो तुर्की है, तुर्की के अलावा इंडोनेशिया, अल्जीरिया, बेलारूस, क्यूबा, बोलीविया, मलेशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, नाइजीरिया और युगांडा शामिल है। तो पार्टनर कंट्री में भी श्रीलंका को इनवाइट नहीं किया गया है। 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी रूस के एकातेरिन वर्ग शहर में, और इसमें टोटल 9 मेंबर हैं। पहले इसमें 5 मेंबर थे, अब इसमें 4 नए मेंबर ऐड हुए हैं। जैसे एक तो मिस्र ऐड हुआ, इजिप्ट, ईरान ऐड हुआ, इथोपिया ऐड हुआ और संयुक्त अरब अमीरात ऐड हुआ। हालांकि इसमें है ना, इसमें आप देखोगे कि एक कंट्री और ऐड होने वाला था, दक्षिण अमेरिका की कंट्री वो थी, लेकिन वो कंट्री ऐड नहीं हुई। तो आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री थी जो ऐड इसमें होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। तो ध्यान रखना, वो कंट्री अर्जेंटीना थी, जिसकी कैपिटल ब्यूनस आयर्स से वहां के चुनाव हुआ, और वहां के जो नए राष्ट्रपति बने उन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल होने की इच्छुक नहीं हैं। तो ये ब्रिक्स के बारे में आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का 56वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? 56th टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित किया गया है। तो अभी जो घोषित किया गया है वो गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, और इसी टाइगर रिजर्व को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित किया गया। तो ये किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है ये गुरु घासीदास तामोर पिंगला बाघ अभयारण्य, भारत का 56वां और छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभयारण्य है, 4th टाइगर रिजर्व है। तो अभी देखो, एक प्रोजेक्ट लाया गया था 1973 में। 1972 में कानून आया, कानून का नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, और उसी के अंतर्गत 1973 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को लाया गया, और इसी एनटीसीए ने एक प्रोजेक्ट टाइगर पहल को शुरू किया था। तो ये आपको ध्यान रखना, यह नागार्जुन, श्रीशैलम और मानस आसाम के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मानस है, और तीसरा जो है वो है गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ का ये चौथा है, भारत का 56वां है। किसी भी क्षेत्र को अगर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है तो वो एनटीसीए की जिम्मेदारी है। एनटीसीए एक वैधानिक संस्था है जिसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1973 में किया गया था। अगला एक काफी ज्यादा भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट रहा। भारत के शतरंज मास्टर डी गुकेश के द्वारा चीन के डिंग लिगेन को हरा दिया गया, और ये सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। केवल 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने यह कारनामा कर दिखाया है। तो ये इंडिया के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है, और युवाओं के लिए भी प्राउड मोमेंट है कि जो युवा आजकल रील की दुनिया में जीने की आदत डाल दिए हैं, उनके लिए डी गुकेश जैसे होनहार बालक एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने 18 साल में जो कर दिखाया, कई लोग तो उम्र के कितने पड़ाव बीत जाने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। उन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हरा करके विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया। अगला प्रश्न है डब्ल्यूटीओ के बारे में। डब्ल्यूटीओ की पृष्ठभूमि क्या है? 1945 में ब्रेटन वुड सम्मेलन का आयोजन कराया गया। यह सम्मेलन में 3 संस्था का निर्माण हुआ। एक संस्था वर्ल्ड बैंक, दूसरा आईएमएफ, और तीसरा था गैट। गैट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, व्यापार और प्रशुल्क समझौता, सामान्य व्यापार एवं प्रशुल्क समझौता। यही गैट जो है 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ के तौर पर गठित किया गया। भारत डब्ल्यूटीओ का एक संस्थापक मेंबर है। साथियों, आपको याद रखना है कि अगर हम गैट की बात करते हैं तो वो केवल वस्तुओं के व्यापार को रेगुलेट करता था, जबकि डब्ल्यूटीओ ये वस्तु और सेवा इन दोनों के व्यापार को देखता है, तथा साथ ही साथ ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखता है कि किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसका मिसयूज ना हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये वीडियो क्या हुआ? ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। अगर मेरे परमिशन के बिना इस वीडियो को कोई और यूज करता है तो फिर उसको इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है, मैं उस पर क्लेम कर सकता हूं। इसी प्रकार से कोई म्यूजिक एल्बम डेवलप किया, कोई किताब लिखा, तो वो उसके अंतर्गत क्या आता है कि उसका उस पर आईपी हो जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाता है। तो न्यूज रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इनका नाम है, ये नाइजीरिया की हैं और ये पहली महिला रही थी, नगोजी ओकोंजो इवेला इनका नाम है। पूरा नाम क्या है? नगोजी ओकोंजो इवेला एक नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं। अभी इनको 4 साल का दूसरा कार्यकाल दे दिया गया है। नया कार्यकाल 1 सितंबर 2025 से शुरू होगा। तो अब ये पहला कार्यकाल तो इनका चल ही रहा, अब ये दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुन ली गई हैं। और आपको यहां पे ध्यान रखना है कि डब्ल्यूटीओ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है और पहली अफ्रीकी भी हैं।
अब ये दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनको चुन लिया गया है। नगोंजी ओकोंजो इवेला WTO की जनरल डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट न्यूज है मरुस्थलीकरण के बारे में, डेजर्टिफिकेशन के बारे में। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन कैसे फैलता है? जैसे मान लीजिए कि यहां पे डेजर्ट है, तो अब हवा के साथ ये रेत फैलेगी और ये रेत जिस एरिया में जाके गिरेगी तो उस पूरे एरिया को क्या करेगी? बैरन लैंड में कन्वर्ट कर देगी, बंजर भूमि में परिवर्तित कर देगी। तो यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह लगाया जाता है ताकि इस रेत को रोका जा सके, और भी तमाम सारे प्रयास किए जाते हैं ताकि भूमि को डेजर्ट बनने से रोका जा सके। इसके लिए एक कमीशन भी है, यूनाइटेड नेशन CCD, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन के अंतर्गत है। तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? किस देश में आयोजन किया गया ताकि मरुस्थलीकरण से निपटा जा सके? तो आप यहां देख सकते हो कि यह सऊदी अरब के रियाद में किया गया था। सऊदी अरब के रियाद में UNCCD, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अब देखो ये पहली बार है जब पश्चिम एशिया UNCCD का कॉप के सम्मेलन, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जितने भी पार्टी इस UNCCD में शामिल हैं वो सब इस बैठक में भाग लेते हैं। 197 देश, जिसमें 196 देश है और एक यूरोपियन संघ भी शामिल है, ये मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय है। और इस बार का थीम रहा था हमारी भूमि हमारा भविष्य। इस थीम के साथ इस को आयोजित किया गया था। कॉप 16 कहां पे? सऊदी अरब के रियाद शहर में किया गया। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है सिनबैक्स के बारे में। एक तो आपने बिनबैक्स देखा जो भारत और वियतनाम के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, बायलैटरल एक्सरसाइज है। अब बात कर रहा है सिनबैक्स के बारे में। सिनबैक्स अभ्यास का पहला संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया, पहला एडिशन ही लॉन्च किया गया। तो अभी ये भारत और किस देश के साथ किया गया था? क्या भारत और कोलंबिया के साथ किया गया था? नहीं, इसमें कोलंबिया शामिल नहीं है साथियों, इसमें कंबोडिया शामिल है। कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा है, जबकि कंबोडिया की कैपिटल नोमपेन है। और कंबोडिया हमारा साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, जो कि भारत के पास में, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पास में ऐसा नहीं कि बगल में है, मतलब थोड़ा दूर है साउथ ईस्ट एशिया में। तो भारत और कंबोडिया, ना कि कोलंबिया। और इसका आयोजन भारत के पुणे में किया गया। ये बिल्कुल ठीक है, भारत के पुणे में किया गया था, लेकिन भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ था, कोलंबिया के बीच में नहीं हुआ है। ये भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच में एक संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास है और इसका पहला संस्करण था जो कि पुणे में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में महाकुंभ। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, आप सब जानते हो। जनवरी मंथ में वहां पे कुंभ का आयोजन शुरू होने वाला है। तो आप देखोगे कि अभी सरकार ने फैसला लेते हुए ताकि कुंभ मेला में बेहतर प्रबंधन किया जा सके, अब महाकुंभ मेला जिला को, महाकुंभ क्या क्या गया है, इसको जिला के तौर पर घोषित कर दिया गया है। और यह टेम्पररी है, यह परमानेंट जिला नहीं है, यह टेम्पररी है। और यह उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होगा, क्योंकि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, अब एक नया जिला और ऐड होगा और टोटल 76 जिले होने वाले हैं। तो महाकुंभ 2025 से पहले 45 दिवसीय विशाल धार्मिक आयोजन की तैयारियों को सुव्यवस्थित करने के लिए संगम और उसके आसपास के आधिकारिक क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर महाकुंभ मेला जिला के तौर पर घोषित किया गया है। किसके तौर पर? महाकुंभ मेला जिला के तौर पर घोषित किया गया है। तो पहले से 75 जिला तो था, अब 76वां जिला के तौर पर इसको शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है एक अग्रणी कदम उठाते हुए। एक अग्रणी का मतलब है, आप यहां गौर करो तो एक कदम आगे बढ़ते हुए, एक अग्रणी कदम उठाते हुए निम्नलिखित में से किस परिवहन कंपनी ने भारत में अपनी पहली जल परिवहन सेवा शुरू किया है? भारत में अपनी पहली जल परिवहन सेवा शुरू किया है तो अभी उबेर ने किया है और उन्होंने उबर शिकारा शुरू किया है।
जम्मू कश्मीर का जो डल झील है, जहां पे शिकारा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, लोग जाते हैं झील में शिकारा से ट्रैवल करते हैं, तो वहीं पे अब एक उबर शिकारा भी शुरू किया गया है, जो कि एक जल परिवहन सेवा शुरू किया गया। जैसे कैसे आप देखते हो उबर ओला का कैब सर्विस चलता है, आपका आप मतलब मोटरसाइकिल सर्विस चलता है, बाइक सर्विस, उसी प्रकार से अब उबर शिकारा चलेगी श्रीनगर की शांत डल झील पर ये चलने वाली है। तो ये अच्छी बात है कि अब यात्री जो वहां पे जाते हैं उनको बुकिंग में सुविधा वगैरह होगी, और जो बार्गेनिंग करना पड़ता है शिकारा वालों से, वो बार्गेनिंग उनको करना नहीं पड़ेगा, वो ऑनलाइन बोर्ड में सारी चीजें बुक कर पाएंगे। नेक्स्ट है विश्व की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा। विश्व की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा भारत में ही मध्य प्रदेश में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट एक बहुत ही डेंजरस केमिकल है, उसका लीकेज हुआ, जिसमें हजारों हजार लोगों की जान गई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी ये कब आयोजित किया गया था? 2 सितंबर 1984, 2 अक्टूबर 1984, 2 नवंबर या 2 दिसंबर? तो याद रखना है कि 2 दिसंबर 1984 को यह घटना घटित हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी का मामला, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस रिलीज हुआ था। और इसके रिलीज होने की वजह से ये थोड़ा मोड़ा रिलीज नहीं हुआ था, 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हो गया, जिसमें 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। इसे दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक आपदा के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे समय के बाद इस पर फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने इन जो कहते हैं ना कि जो प्रभावित लोग थे उनके पक्ष में न्याय भी सुनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2024 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो प्रत्येक वर्ष किसी न किसी जो चर्चित शब्द है उसे वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पर डिक्लेयर करती है। और हाल ही में ब्रेन रॉट, देखो ब्रेन रॉट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि दिमाग में कुछ तूफानी मच जाता है। अब दिमाग में तूफानी कब मचेगा? तो जनरली क्या होता है ना कि आप कुछ वैसी ही ऑनलाइन सामग्री देखते हो जो बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही लो क्वालिटी की ऑनलाइन सामग्री है, तो वैसा देखने के कारण क्या होगा कि आपकी मानसिक तनाव आपको क्रिएट होगा, बहुत ज्यादा दिमाग में हलचल शुरू हो जाता है और इसकी वजह से ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ब्रेन रॉट के बारे में। अभी ये ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर है। और आप देखो यहां रिपोर्ट में सामने आया है कि 2023 में और 2024 के बीच 230% की वृद्धि देखने को मिली है, 230% की वृद्धि देखने को मिली है। बेकार की चीजें देख करके दिमाग खराब हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अब मान लो कि आप में से किसी का दिल टूट गया, अक्सर होता युवा जीवन में तो ये सब चीजें सामान्य है, चलती ही रहती है। अब मान लो कि आप रील देखने बैठ गए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वॉट एवर प्लेस पे, वाईटी पे, जहां भी आप देख रहे हो। अब होगा क्या, आपके दिमाग में वैसी खलबली मचेगी कि हाँ मेरे जीवन, आप अपने जीवन से रिलेट करोगे। अब ऐसे देखते देखते आपका दिमाग तो खराब हो ही जाना है, तो ब्रेन रॉट तो हो ही जाना। और इसीलिए इसको कहा गया कि अब ये ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर 2024 है। नेक्स्ट चर्चा में रहा ई मैप पोर्टल के बारे में। ई मैप पोर्टल हाल ही में खबरों में रहा। अब पहली बात ध्यान रखना है कि इसको लॉन्च कौन किया है? क्या इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? बिल्कुल ठीक बात है, इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा है कि इसे राज्य विधिक माप विज्ञान विभागों के संचालन को केंद्रीकृत और एकीकृत करने के लिए, क्योंकि देखो यहां पे जो है ना माप की बात कर रहा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में सही है। तो आप यहां देखिए, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के जो उपभोक्ता मामले विभाग है वो राज्य विधिक माप विज्ञान विभागों और उनके पोर्टल को एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली में एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल, जिसको ई मैप कहते हैं, ई मैप कहते हैं, उसको लॉन्च किया गया। अब इससे होगा क्या? इससे लाइसेंस जारी करने, सत्यापन करने, परिवर्तन और अनुपालन प्रबंधन की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। तो अभी यह हाल ही में देखने को मिला है।
नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अनिल कुमार सागर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साथियों, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर नोएडा क्षेत्र में लंबे समय से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है एमएसपी को लीगलाइज करने की, और दूसरी बड़ी मांग देखने को मिलती है कि उन्हें कुछ मुआवजा चाहिए, क्योंकि बहुत पहले वो बहुत सस्ती कीमत पर अपनी जमीन बेच चुके थे, लेकिन अब उनको कुछ मुआवजा चाहिए। इस बात को लेकर के वो धरने पर बैठ गए हैं। तो इन मामला को समझने के लिए कि आखिर कैसे इसको निपटाया जाए, किस प्रकार से इस मामले का समाधान किया जाए ताकि किसानों का भी हित सुरक्षित हो जाए और सरकार भी सफलतापूर्वक इस मामले को लोकतंत्र के हिसाब से इसको सुलझा ले, और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अभी अनिल सागर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। तो यह किससे जुड़ा है? किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2024 में अपना 25 साल पूरे कर लेगा, और इस फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार कहते हैं। तो भारत के किस राज्य के द्वारा हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है? हालांकि मैं आपको बता दूं, हॉर्नबिल जो वर्ड है यह केरल और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट वर्ड है, लेकिन यह जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है यह नागालैंड के द्वारा मनाया जाता है। जनरली 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में यह मनाया जाता है, चूंकि नागालैंड की गठन एक राज्य के रूप में 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, और इसी बाबत यह मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल के तौर पर। तो यह किसका त्योहार है? नागालैंड का त्योहार है। भारत के प्रधानमंत्री ने हॉर्नबिल महोत्सव के 25 वर्ष पूरे होने पर नागालैंड के लोगों को बधाई दिया, और यह मनाया कहां जाता है? पहली बार यह फेस्टिवल 2000 में मनाया गया था। अभी देखो, यह राजधानी कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर एक किसामा हेरिटेज विलेज है, और इसी किसामा हेरिटेज विलेज में यह त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर के बारे में। 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी। उसे महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म के भीतर जो प्रचलित जाति व्यवस्था थी, उस जाति व्यवस्था से परेशान होकर 1956 में नागपुर में धर्म परिवर्तन कर लिया था, और उनके साथ कुल 5 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था। इसे इतिहास का सबसे बड़ा धर्मांतरण कहा जाता है, और इसी तिथि को 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता। आप सब जानते हो कि बाबा साहेब आंबेडकर भारतीय संविधान के पिता के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने आजीवन अपने आप को समाज के कमजोर वर्गों के हितों को सुरक्षित करने के लिए खर्च कर दिया। वे जितने शिक्षित थे, अगर वो चाहते तो विदेशों में एक अच्छी जीवन जी सकते थे, लेकिन उसके बजाय उन्होंने देश के लोगों के समस्याओं के निदान के लिए काम किया, और भारतीयों को एक ऐसा संविधान सौंपा है जो देश के सभी नागरिक के हितों को ध्यान रखता है। अब उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। उन्होंने मूक नायक अखबार शुरू किया, बिल्कुल ठीक बात है। कमजोर, पिछड़े, दलित की आवाज को उठाने के लिए मूक नायक अखबार को उन्होंने शुरू किया था। दूसरा है, उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। यह सभा समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज को उठाता था। आपको उस काल के बारे में आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि समाज का एक बड़ा वर्ग को शहर से दूर रखा जाता था। उन्हें पीने तक के पानी की भी अलग व्यवस्था होती थी, जो मतलब उचित नहीं होती थी। सामान कुओं से उनको जल भरने नहीं दिया जाता था, मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। इवन कि तो कई जगहों पर यह भी पता चलता है कि उनको सड़कों पर भी चलने नहीं दिया जाता था। वो तो उनके लिए रास्ते अलग तय किए गए थे। इस प्रकार का भेदभाव समाज में व्याप्त था। तो समाज के कमजोर वर्गों के हितों को साधने के लिए, उनको भी समाज में बराबर का हक दिला सकें, उनकी आवाज को उठाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था, और मरणोपरांत उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये तीनों का तीनों जो स्टेटमेंट है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में सही है। अभी 6 दिसंबर 2024 को
69वीं पुण्यतिथि मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र किस शहर में लॉन्च किया है? दूसरा सुरक्षा, एक तो आप एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखोगे तो टोक्यो में है, जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वहां देखने को मिलता है। पहला एशिया का पहला। अब एशिया का दूसरा जो है वो हैदराबाद में शुरू किया गया है। गूगल ने सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना किया है। तो गूगल और तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर की स्थापना किया। ये टोक्यो का पहला था, वैसे दुनिया में ये 5वां है, क्योंकि इसके पहले आयरलैंड की कैपिटल डबलिन में है, म्यूनिख में है जो कि जर्मनी की एक शहर है, मलगा में है। तो यहाँ सभी जगह देखने को मिलता है। और एशिया का दूसरा अभी भारत के हैदराबाद में ओपन किया गया, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश राज्य को विभाजित करके किया गया। तो हैदराबाद किसके हिस्से में आया? तेलंगाना के हिस्से में आया। जबकि आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी बना ली है अमरावती, जो कि ऐतिहासिक नगर है। अमरावती सातवाहन शासकों की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में। यह केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। फर्स्ट रिवर वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तौर पर जाना जाता है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की केन नदी के साथ जोड़ेगा, जहां से केन नदी से अधिक जल को बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। और फायदा किसको होगा? तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का इलाका और मध्य प्रदेश के बघेलखंड के इलाका को फायदा मिलेगा। वहां की सिंचाई की सुविधा का विस्तार होगा और बेहतर खेती किया जा सकेगा। जैसे उसका उदाहरण आप देख सकते हो, चंबल के बीहड़ को और आंध्र प्रदेश, माफी चाहूंगा, राजस्थान के एक बड़े इलाका को। इंदिरा गांधी नहर बनने से पहले कैसा वीरान इलाका था, और इंदिरा गांधी नहर के बाद आज जो चंबल का क्षेत्र है सबसे ज्यादा सरसों की खेती करता है, सबसे ज्यादा सरसों की खेती करता। तो यह राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत पहली परियोजना है और केन नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में, यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। और भारत की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना बिहार राज्य में कोसी मेची लिंक परियोजना की बात की जा रही है। हालांकि अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बात किया जा रहा है। अगला प्रश्न है ज्ञान महाकुंभ के बारे में। ज्ञान महाकुंभ 2081 हाल ही में खबरों में रहा। अब ये ज्ञान महाकुंभ 2081 क्या है? पहला स्टेटमेंट है इसका आयोजन प्रयागराज में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा किया जाएगा। और दूसरा है यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर देता। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो ज्ञान महाकुंभ 2081 के बारे में सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। तो आप यहां देख सकते हो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एनएसएस संबद्ध शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के मौके पर ज्ञान महाकुंभ 2081 का आयोजन करेगा। ज्ञान महाकुंभ का। और ये किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पर आधारित इसको शामिल किया गया है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। यानी कि आरबीआई एक वैधानिक संस्था है। साथ ही साथ आरबीआई का जो पहला हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता था, लेकिन 1937 में उसका हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। तो आरबीआई के बारे में पूछा जा रहा है कि अभी आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने, क्योंकि पहले तो शक्तिकांत दास थे और अब जो नया गवर्नर बनाया गया है वो संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। आरबीआई करती क्या है? तो आरबीआई का काम है पूरे देश में करेंसी को सर्कुलेट करवाना, करेंसी नोट जारी करना। अगर हम 1 रुपया के नोट को छोड़ दें और सिक्का को छोड़ दें, बाकी सब कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता। लेकिन इसके अलावा आरबीआई काम है पूरे इकोनॉमी में करेंसी को सर्कुलेट करवाना। तो सर्कुलेट करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। नेक्स्ट है
अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट के बारे में। तो आप देख सकते हो प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को राष्ट्रीय वैश्विक मानवाधिकार यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ही मानवाधिकार को स्वीकार किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि 2024 में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया गया उसका थीम क्या था। तो इस वर्ष का जो थीम रहा वो रहा आवर राइट, आवर फ्यूचर और राइट नाउ। यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ए होगा, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य और राइट नाउ यानी कि अभी। भारत के संविधान में भी आप देखोगे कि जो बातें इस मानवाधिकार के अंतर्गत स्वीकार किया गया था उसे भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 2024 को भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। पंचायत जो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर रहे हैं उनको कुछ पुरस्कार दिया गया। तो एक है कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि 5 टन CO2 कार्बन रिलीज कर रहा है कोई गांव, और 5 CO2 कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए उतनी वो व्यवस्था कर लिया है, तो कार्बन क्या हो जाएगा, बिल्कुल वहां पे न्यूट्रल। यानी जितना इमिशन हो रहा है उतना ही एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को भी डेवलप कर लिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अभी उत्तर प्रदेश की किस पंचायत को यह पुरस्कार मिला, तो मिलक अमावती को यह पुरस्कार मिला है, कार्बन न्यूट्रल का पुरस्कार उसको दिया गया है। तो स्वाभाविक है कि यह पंचायती राज मंत्रालय का कार्यक्रम था, लेकिन अवार्ड भारत के राष्ट्रपति के हाथों दिया गया। नेक्स्ट है दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है। दलाई लामा, दलाई लामा कौन है, तो यह तिब्बत धर्मगुरु है, यानी कि एक पद होता है तिब्बत में, धार्मिक शासन व्यवस्था है और वहां पे जो शासन का प्रमुख होता है उसको हम लोग दलाई लामा के नाम से जानते। तो दलाई लामा कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि दलाई लामा एक पद है। तो अभी एक पुस्तक लिखा गया दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस और इसके लेखक है डॉक्टर दिनेश सहारा। डॉक्टर दिनेश सहारा इसके लेखक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, यह जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है यह भारतीय वन संस्थान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा पब्लिश किया जाता और प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाने वाला यह एक रिपोर्ट है। राष्ट्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत यह रिपोर्ट आती है। अभी क्या न्यूज रहा, कुल वन और वृक्ष क्षेत्र। अब देखो यहां पे है वन किसको कहते हैं, जहां पे ट्री कैनोपी जो है वो 10% से ज्यादा हो। अगर 1 हेक्टेयर लैंड है, उस 1 हेक्टेयर लैंड में टोटल एरिया में उसके 10% से ज्यादा में फॉरेस्ट हो तो आप कह सकते हो कि वो फॉरेस्ट है। अगर 10% ज्यादा एरिया में ट्री हो, वृक्ष लगा हुआ, तो क्या कहोगे, उसको फॉरेस्ट कहोगे। और बाकी को आप लोग क्या करते हो, जो अलग अलग जगह लगा रहता है जैसे बगीचा हो गया उसको वृक्ष क्षेत्र कहते हो। कुल वन और वृक्ष क्षेत्र 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। बिल्कुल पहले की तुलना में अब बढ़ता हुआ देखा जा रहा। हालांकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो आदर्श वन स्थिति है वो 33% होना चाहिए, यानी कि कुल भूमि का 33% पर वन होना चाहिए। ये एक मानक तय किया गया राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत। तो अभी उस मानक तक पहुंचने में एक लंबी यात्रा तय करनी है, मतलब लगभग 8% के आसपास अभी और कम है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाला शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश है, बिल्कुल ठीक है। और इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो आप देख सकते हो कि हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो कौन है, भूपेंद्र यादव हैं, वो वन
अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। और यहां पे आप एक बात और भी याद रख सकते हो, आईएसएफआर को भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1987 से द्विवार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। मतलब 1987 से हर 2 वर्ष पर यह जारी किया जाना रिपोर्ट है, यानी कि वाइएनियल रिपोर्ट है। क्या क्या आंकड़े रहे, तो पता चला कि जो वन क्षेत्र है वो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 25.17% देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा जो वन रहा है वो मध्य प्रदेश में रहा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में रहा है, और फिर तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नाम आता है। नेक्स्ट है 2024 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है 2024 में। राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप को 2024 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। यह दूसरी बार है जब उन्हें सम्मान मिला है। 2016 में भी उनको सम्मान मिला था और फिर से उनको सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है खो खो विश्व कप। खो खो एक आपने खेल होगा जो आपने स्कूल के दिनों में जरूर खेला होगा। तो अब खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन होने वाला है, और यह पहला ऐसा मौका है कि इसका आयोजन भारत में किया जा रहा। तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया देखने को मिलता है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है, जो कि एक सेलिब्रिटी हैं। अभी हाल ही में कुछ मामलों को लेकर के वो काफी चर्चा में रहे थे, तो सलमान खान को खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। भारत के माटी के खेल, क्योंकि भारत की मिट्टी का खेल है, खो खो को पहली बार वैश्विक स्तर पर आयोजित किया जा रहा। अभी तक इस खेल का कोई बड़ा टूर्नामेंट आयोजित नहीं हुआ। अब यह पहला मौका है जब इसका एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित होगा, और यह भारत में ही हो रहा है, नई दिल्ली में इसको खेला जाएगा खो खो। अगला प्रश्न है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, और इसी कमिटी के द्वारा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जाती, जो कुल 23 फसल के लिए घोषित किया जाता है, जिसमें 22 फसल हैं और एक आपके गन्ना के लिए एफआरपी फेयर एंड रेम्यूनेटरी प्राइस जारी किया जाता है। तो हालांकि देखो घोषणा तो करता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, लेकिन इसकी जो सिफारिश करता है वो सीएसीपी करता है, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, जिसका गठन 1965 में किया गया है, उसके द्वारा किया जाता। तो अभी 2 फसल के लिए, एक मिलिंग कोपरा और दूसरा बॉल कोपरा, इन दोनों के लिए भी जारी किया गया। तो अभी कितना कितना जारी किया गया है? तो अभी जो है मिलिंग कोपरा के लिए 11,582 रुपया और बॉल कोपरा के लिए 12,100 रुपया ये जारी किया गया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आपको देखो एग्जैक्ट वैल्यू तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि क्या एमएसपी जो जारी की जाती है उसमें मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा जैसे फसल भी शामिल हैं या शामिल नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? यह वह मूल्य है, हमने पहले इसके बारे में चर्चा भी किया है आपके साथ। एमएसपी वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर किसानों से उसकी फसल सरकार खरीदती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एमएसपी के नाम से जानते हैं। आपको यह भी बताना है कि हाल ही में वो राज्य कौन सा है जिसने एमएसपी को ये कहा है कि वो सभी फसल जिसके लिए वो एमएसपी जारी किया जाता है, वो सभी फसल की वो खरीदारी एमएसपी कीमत पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले बायोबिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के बारे में। बायोबिटुमिन का यूज करके एक सड़क बनाया गया। अब ये कौन सा सड़क बनाया गया है? तो NH44 बनाया गया, जो कि नागपुर के मानसर में ये बनाया गया है, और ये लिग्निन आधारित बायोबिटुमिन तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। ये नई नई तकनीकों का, ताकि कचरा का उपयोग करके सड़क का निर्माण करा लिया जा सके। तो ये महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH44 पर यह बनाया जा रहा है। और इसका फायदा क्या है? देखो, एक तो जीवाश्म आधारित बिटुमिन का यूज किया जाता है। अब अगर ये लिग्निन आधारित का यूज किया जाएगा
तो बिटुम जो जीवाश्म आधारित बिटुमिन है उसकी तुलना में 70% से कम ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होगा। लगातार पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में काम चल रही है और इसमें ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने पर बात किया जा रहा है। अगला है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से ही जुड़ा हुआ है। प्रश्न पूछा गया है, आपको मिलान करना है। पहला, वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला शीर्ष राज्य कहां है? यानी कि भारत के 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में से किस राज्य ने सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवरेज में इंक्रीज की बात किया है? तो आप देखोगे कि यह मिजोरम ने किया है। तो यह बिल्कुल ठीक है, ये तो स्टेटमेंट सही है कि मिजोरम ने सबसे ज्यादा वन आवरण में फॉरेस्ट कवर में वृद्धि की बात किया। दूसरा है, कौन सा राज्य जो है वो फॉरेस्ट और ट्री दोनों कवर में सबसे ज्यादा किया है? तो वो मध्य प्रदेश ने किया है, ये भी ठीक है। तीसरा है, भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण के प्रतिशत के संदर्भ में वहां का जो टोटल लैंड कम है और उसके परसेंटेज ज्यादा है। मतलब जैसे मान लो किसी के पास 5 एकड़ लैंड है और केवल 1 एकड़ पर ही वन है, और किसी के पास 1 ही एकड़ लैंड है लेकिन उस पर देखा जाए तो उसके 70% पर भूमि पर वन ही वन है। तो इस प्रकार से मिजोरम देखने को मिलता। लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि सबसे अधिक कुल मैंग्रोव कवर वाला, देखो सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव है वो सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में देखने को मिलता है, और सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में आता है, ना कि ओडिशा में आता। यानी कि डी ऑप्शन जो मिला हुआ है वो क्या मिला हुआ है? गलत मिला हुआ है। आप यहां देख सकते हो, वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य, एक तो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला राज्य, एक तो मिजोरम है, हमने देखा ही मिजोरम के बारे में। फिर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक किया, तो क्षेत्रफल के अधिक से मध्य प्रदेश ने किया, और कुल भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में तो लक्षद्वीप ऐसे है, और अगर राज्य में देखा जाए तो मिजोरम है। लेकिन सबसे ज्यादा मैंग्रोव आवरण की बात किया जाए तो आपको कहां देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में। जागो ग्राहक जागो, क्योंकि ग्राहकों को जगाना जरूरी है, उनका अधिकार क्या है उनको पता होना जरूरी है, ताकि उन्हें ठगा ना जा सके। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए एक ऐप जारी किया गया है। वो ऐप का नाम क्या है? क्या उस ऐप का नाम उपभोक्ता ऐप है, या ज्वाला ऐप है, या जागो ग्राहक जागो है? तो आप ध्यान रखना, अभी जो ऐप जारी किया गया वो जागो ग्राहक जागो ऐप जारी किया गया। इसके अलावा जागृति ऐप भी जारी लॉन्च किया गया है, जागृति डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया। तो ऐप कौन है? जागो ग्राहक जागो है। और इससे क्या होगा कि ई कॉमर्स की जानकारी मिलेगी, पता कर सकता है कि उसको सारी चीजें ठीक है। क्योंकि आजकल देखो एक चलन क्या चला है, बहुत ज्यादा ऐसे URL जो एक्टिव कर दिए गए हैं जो फेक है। जैसे वहां पे आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया तो आपको डिलीवरी मिलेगा नहीं, आपने गलत साइट पे जाकर के प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, आपको वो वेबसाइट दिखेगा कि ओरिजिनल वेबसाइट है, बट एक्चुअल में वो वेबसाइट ओरिजिनल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों को पता होना जरूरी है। आप वहां से URL लीजिए और उस URL को इस एप्लीकेशन में डाल के चेक कर सकते हैं कि ये जो लिंक है वो ओरिजिनल लिंक है या नहीं है। तो ग्राहकों को पता रहेगा और वो सही जगह पे कर पाएंगे। बहुत बार तो ये देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट बना दिए गए जो फर्जी बुकिंग लेता है ट्रैवल के लिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म पैकेज, बहुत सारे ऐड चलते हैं, सस्ते टूरिज्म पैकेज दिखाता है, ग्राहक बुक कर लेता, लेकिन पैसा किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला गया है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो आपको वो सर्विस देने वाला नहीं है, पैसा आपसे वो ठग लिया। तो इस प्रकार की पता होनी चाहिए, जानकारी पता होना चाहिए, और इसीलिए चीजें देखने को मिलती है। हाल ही में चर्चा में रहा नो डिटेंशन पॉलिसी का संबंध किससे है? नो डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब जैसे मान लो कि कोई बालक 9वीं क्लास में है, तो अगर इसको फेल कर दिया तो फेल कर देगा, तो फिर तो ये 9 क्लास में ही रह जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि कम नंबर है फिर भी पास कर दिया कि चलो तुम सब एग्जाम में पास हो जाओ, 10th में देखेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? नो डिटेंशन पॉलिसी। मतलब तो ये शिक्षा से जुड़ा हुआ, किससे? एजुकेशन से ये नो डिटेंशन पॉलिसी जुड़ा हुआ है। अब केंद्र सरकार ने स्कूल अटेंडेंस को फेल ना करने की नो डिटेंशन पॉलिसी हटाने का ऐलान किया है। अब क्या इससे होगा कि अगर कक्षा 5 और कक्षा 8 में
फेल होने पर आगे की क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले नो डिटेंशन पॉलिसी थी, उसको रोकना नहीं है, आगे की क्लास में फेल होने पर भी बढ़ा देना था। अब ऐसा नहीं है, अब अगर 5वीं 8वीं फेल हो गए तो आगे की क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। 2009 में स्कूलों में ये नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया गया था, जिसमें कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को फेल होने पर भी प्रोन्नत कर दिया जाता था, एग्जाम में पास हो या फेल हो उसको आगे की क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर 5वीं क्लास में फेल होंगे तो 6ठी क्लास में ना जा पाएंगे, 8वीं क्लास में फेल होंगे तो 9वीं क्लास में ना जा पाएंगे, आपको क्लासेज पास करनी होगी। तो ये अभी शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन करके 2019 में इसे खत्म करने की नींव रखी गई थी। अब 5 साल के बाद इसको संशोधन किया जा रहा है और नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाया जा रहा है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 2020-24 का विषय वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 2024 का विषय वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच है, यानी कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में सही है। आप यहां देख सकते हो 2024 का विषय है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। तो 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जिसको 2019 में अमेंड किया गया, उसको राष्ट्रपति को स्वीकृति मिली थी और इसी दिन को चिन्हित करने के लिए 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो आपको कमेंट करके यह बताना है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में बेतवा नदी चर्चा में थी, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर यमुना से आकर मिलती है? तो यमुना से यह उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में आकर के मिल जाती है, हमीरपुर में। हाल ही में प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित द्वीपीय देश टोंगा चर्चा में था, इसकी राजधानी कहां है? तो टोंगा की जो राजधानी है वो नुकु अलोफा है, नुकु अलोफा इसकी राजधानी है टोंगा की, नुकु अलोफा। जमैका की राजधानी किंगस्टन है, सेंट लूसिया की राजधानी कैस्ट्रिज है और बहामस की नसाउ है। तो ऐसे छोटे छोटे कंट्री जो कभी कभी समाचार की सुर्खियों में बनते हैं उनकी राजधानियां भी पूछ ली जाती हैं। अगला प्रश्न है सुशासन दिवस के बारे में। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है जो कि 25 दिसंबर को आता है, गुड गवर्नेंस डे। एक तो 25 दिसंबर बड़ा दिन के तौर पर मनाया जाता है, क्रिसमस के तौर पर ईसाइयों का एक मेजर फेस्टिवल है, और एक जो है यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के तौर पर मनाया जाता है सुशासन दिवस के तौर पर। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा, गुड गवर्नेंस डे। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तब उन्होंने इस दिन को मनाने की शुरुआत किया था। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कहां हो रहा? तो ये बिहार में हो रहा है, बिहार में राजगीर में स्टेडियम है, खेल स्टेडियम, और वहीं पे इसका आयोजन किया जा रहा राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसकी आयोजन की मेजबानी 2012 में किया गया था जो कि पटना में है, और अब राजगीर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर मौजूद कुछ सबसे आदिम जीवों की उत्तरजीविता रणनीतियों में से WAP-BC4TA प्रणाली की भूमिका का पता लगाया। अब ये है क्या? मतलब कह रहा है ना कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो आदिम जीव हैं, जो प्रिमिटिव हैं, वो कैसे जीवित रह जाते थे। तो उनमें पता चला कि उनमें जो गर्मी के तनाव के दौरान कोशिकाओं को निष्क्रिय कर देते हैं तो वो बच जाते हैं, उनको नुकसान ही नहीं पहुंचेगा। जैसे आप कॉकरोच को देख लो, कॉकरोच के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ भी खा के जीवित रह सकता है, किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकता है, और उसके बारे में बताया जाता है कि वो डायनासोर के समय में पाया जाता था और आज भी पाया जाता है। आप उसको बोतल में बंद कर दो, कितने समय तक उसको बंद रखोगे कोई फर्क नहीं है, वो अपने आप को मतलब एक तरह से रोक लेता है।
एज इट इज हो जाता है, और फिर जब उसको हवा मिलेगा तो फिर आराम से वो काम करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। तो उन्होंने अध्ययन कर रहे थे तो कहा कि 20/20 जो अभी यहाँ पे देखने को मिलता है, प्रणालियों की सहायता से कठिन परिस्थितियों में अपना क्या करते हैं, बचाव कर लेते हैं। उच्च तापमान वाले वातावरण में जीवित रहने में उनको WAPBC सिस्टम का काम करता। तो गर्मी के तनाव के दौरान उनको मौका मिल जाता है। तनाव सक्रिय प्रोटीन जो है आर्किया में पहचाना नहीं गया है, तो उससे क्या होता है, काम चल जाता है उनका। 44 नंबर का क्वेश्चन है, 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी से बनी मित्र सेनाओं के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया था। इसे दुनिया में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण किया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को यह समर्पण किया, और इसी 16 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है, जब पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया था और भारत ने उनको प्रॉमिस किया कि उनके सभी सैनिकों को वो सुरक्षित पाकिस्तान छोड़ेगा। तो ये दिन काफी चर्चा में था, और इसके बाद शिमला में सम्मेलन होती है, शिमला समझौता होता है, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समझौता पर साइन करती हैं, और जिसमें तय होता है कि जो सीज फायर लाइन था भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर में, उसे LOC कर दिया जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन डिक्लेयर किया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक नए देश के तौर पर मान्यता दे दिया, और अभी उस बांग्लादेश को बनाने में हम भारतीयों ने बहुत मदद किया, लेकिन वो बांग्लादेश अभी थोड़ा सा नमक हलाली कर रहा है। एक तरह से आप देखो, नमक हलाली नहीं कर रहा है, अब वो क्या कर रहा, तो आप गौर करोगे वो कह रहा है कि भारत के कुछ इलाके वो अपने मैप में शामिल कर लेगा। ऐसा थोड़ी होता है, इसको तो हम लोग सपोर्ट किए हैं। आखिरी प्रश्न है, डेजर्ट नाइट अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य आयोजित होता है। क्या डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है? दूसरा है, इसका संस्करण अरब सागर में किया गया था। ये बिल्कुल ठीक है, तो अरब सागर में किया जाता है, ठीक है, लेकिन यह भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होता है, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है। तो ये था पूरा दिसंबर मंथ का करंट अफेयर, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप सो साथियों की ये सेशन आपकी परीक्षा में आपको मदद करेगा, और आगे के सेशन में हमारी मुलाकात होती रहेगी। हम करंट अफेयर को डिटेल्ड डिस्कशंस के साथ पढ़ते रहेंगे, ताकि करंट अफेयर की जो पकड़ है आपकी बेहतर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नए लेक्चर्स में। थैंक यू।